हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द साइकोशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू APA अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है और एग्ज़ाम पॉइंट में कौन सा इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्ज़ाम में कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी साइकोपैथोलॉजी किस तरीके से ये हो रहा है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम है, इसके फीचर क्या क्या हैं और इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इसका फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अपने को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इसकी टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ अपने को पता होनी चाहिए। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? पहली है साइकेट्रिक। साइकेट्रिक क्या होती है कि एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस ऑन कम्प्रिहेंसिव केयर टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ पर्सन। मतलब कि एक मेडिसिन की एक ब्रांच है जो एबनॉर्मल बिहेवियर वाले पर्सन की कम्प्रिहेंसिव केयर पर फोकस करती है, यानी उसका प्रिवेंशन, उसका प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों पे फोकस करती है। दूसरा आता है साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी एक स्पेशलाइज्ड एरिया नर्सिंग प्रैक्टिस का जो फोकस करता है किन चीज़ों पे? मेंटल हेल्थ पे। फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। फिर आता है मेंटल हेल्थ। आखिर क्या है कि मेंटल हेल्थ क्या है? एक स्टेट ऑफ वेलबींग ए पर्सन कैन कोप डेली लाइफ स्ट्रेस। मतलब मेंटल हेल्थ क्या है कि भी एक नॉर्मल पर्सन है, अगर वो अपनी डेली लाइफ के स्ट्रेस को कोप कर सकता है, उन चीज़ों से लड़ सकता है, उन चीज़ों को दूर कर सकता है, तो वो उसकी वेलबींग स्टेट क्या है? मेंटल हेल्थ। ठीक है। अब आता है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस अब क्या है? अब अगर मेंटल हेल्थ में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मेंटल इलनेस कहलाता है, यानी डिस्टर्बेंस बिटवीन ट्राइड ऑफ माइंड। अब ट्राइड ऑफ माइंड क्या है? अपन एक साइकोलॉजी में पढ़ा था कि थॉट, कॉग्निशन, इमोशन, अफेक्ट और कॉनेशन एक्टिविटी, यानी अपन किस तरीके से सोचते हैं, अपने इमोशन क्या है, उनका इफेक्ट क्या है, और कनेक्शन जो अपनी एक्टिविटी है, नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल इंसान चल रहा है, घूम रहा है, कुछ बातें कर रहा है, इनमें अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, उनमें डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो क्या होता है? मेंटल इलनेस कहलाती है। तो आइए हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के इंट्रोडक्शन में है इसकी टर्मिनोलॉजी, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया जो टर्म थी वो किसने दी? ये दी थी यूजिन ब्लूलर ने। यूजिन ब्लूलर ने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म 1908 में दी, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया था, स्किज़ो प्लस फ्रेनिया। स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड, यानी माइंड का स्प्लिट होना, यानी पर्सनैलिटी का या थॉट का स्प्लिट होना। अब अकॉर्डिंग टू ICD, मतलब अपने साइकेट्रिक में मैक्सिमम टाइम ICD-10 का या ICD-11 का, DSM का, इनका यूज़ किया गया, जिसमें कोड F2 में स्किज़ोफ्रेनिया को रखा गया है। अब आता है इसकी डेफिनेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या होती है? स्किज़ोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक कंडीशन। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? एक साइकोटिक कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, वोल्यूशन एंड फैकल्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस विच यूजुअली लीड्स टू सोशली विड्रॉल। यानी क्या है कि उसके जो प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस है, स्पष्ट उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होने लग जाएंगे, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होने लग जाएंगे, इसकी वजह से वो सोशली विड्रॉल करने लगेगा, सोशली या तो वो आइसोलेट होने लगेगा या ऐसी चीज़ें सिम्टम दिखाने लगेगा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या है? इसके अकॉर्डिंग क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया इज ए क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय रेंज ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड अदर डिस्टर्बेंस। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशन है। अब आता है अकॉर्डिंग टू WHO स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या है कि WHO के अकॉर्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया इज ए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। क्या? स्किज़ोफ्रेनिया इज ए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन द वे रियलिटी इज परसीव्ड एंड चेंज इन बिहेवियर। यानी एक पर्सन के द्वारा जो रियलिटी है वो परसीव की जाती है, उसमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होता है, चेंज इन बिहेवियर में चेंज होता है, इंक्लूडिंग डेल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। यानी उसके थिंकिंग, थॉट प्रोसेस है वो चेंज होने लगता है अकॉर्डिंग टू ये
अपनी स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशंस थी। अब आता है इसकी इटियोलॉजी क्या है। अब इटियोलॉजी भी इसकी अलग अलग होती है। वैसे तो एग्जैक्ट कॉज तो इसका अननोन होता है। क्या? एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, एग्जैक्ट कॉज अननोन। लेकिन अपन जो मानते हैं वो होता है इसके साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, सोशल इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकता है, बायोकेमिकल की वजह से, बायोकेमिकल में भी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से मेनली ये चीज़ हो सकती है। अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्किज़ोफ्रेनिया की इटियोलॉजी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में। इसके टाइप क्या क्या होते हैं। वैसे तो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप बहुत से होते हैं, लेकिन अपन मेनली साइकेट्रिक नर्सिंग में इसके 4 ही टाइप पढ़ने हैं। पहला आता है इसका सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरा आता है हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एंड कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। अब सबसे पहली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या क्या, मतलब सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया अगर कब कब होता है, ये 15 से 25 साल की एज में होता है। ECT इसमें इफेक्टिव इतनी काम नहीं करती। इसका प्रोग्नोसिस यानी इसका पता लगाना, इसकी पहले ही संभावना है, अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं, ये बहुत पूर होता है। मतलब इसका बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपन बहुत पहले पता लगा पाएँ। और इसका बिहेवियर विड्रॉल बिहेवियर होता है, यानी इसकी एक्टिविटी वगैरह जो है एमिलेस होती है, हेलुसिनेशन होता है, डेल्यूजन होता है। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होता है ये। अब आता है हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। अब हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया कब होता है, ये 30 से 40 साल की एज में होता है। ECT इसमें इफेक्टिव नहीं होती। प्रोग्नोसिस भी इसका रोस्ट होता है, मतलब इसका बहुत अपन पता लगा ही नहीं सकते। फिर आता है इसका बिहेवियर, चाइल्डिश सिली बिहेवियर होता है, यानी छोटे बच्चे से गिगलिंग करते हैं, हंसते हैं, उस टाइप का बिहेवियर होने लगता है। विजुअल हेलुसिनेशन होता है, डेल्यूजन भी होता है। इसमें सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड सोशल इम्पेयरमेंट होता है, यानी सोसाइटी से कटने लगता है। सोशल जो वर्क होते हैं उन चीज़ों को ये अवॉइड करता है हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। अब आता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। अब पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट आप 40 साल की एज के बाद होता है। इसमें ECT भी इफेक्टिव होती है, इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। परसिक्यूटरी बिहेवियर, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी परसिक्यूटरी बिहेवियर है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। मतलब इसमें पेशेंट अगर पेशेंट है तो उसको ये लगता है कि उसको कोई मारना चाहता है, उसके बारे में उस पर कोई नज़र रखे हुए है, उसके कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ें उसको लगता है। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस मतलब उसको कोई सुपीरियर, उसके पास कोई सुपर पावर है, वो भगवान है, मतलब ऐसी चीज़ें वो फील करता है अपने अंदर ही। वो मानता भी नहीं है कि ये चीज़ें गलत है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी होता है, यानी उसको आवाज़ें सुनाई देती है। फिर आता है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। अब कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इसका लास्ट टाइप और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्ली ये सबसे 30 मतलब अर्ली 30s में हो जाता है, अर्ली एडल्टहुड में हो जाता है। इसमें ECT सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, यानी अगर किसी को कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसको मैक्सिमम टाइम ECT दी जाती है 8 से 12 बार इसको ठीक करने के लिए। इसका प्रोग्नोसिस भी बेस्ट होता है, यानी इसका पता भी चल जाता है। अब इसका कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया 2 टाइप का होता है। कैटाटोनिक स्टूपर, जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, यानी इसमें क्या क्या इसमें एकदम शांत हो जाता है, यानी रिजिडिटी आ जाती है, रेस्ट हो जाता है एकदम। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसमें रेस्टलेस नहीं होता, इसमें स्पीचलेस नहीं होता, मतलब बोलता रहता है, ऐसी चीज़ें इसमें कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी साइकोपैथोलॉजी, यानी ये कैसे होता है और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की साइकोपैथोलॉजी, यानी ये कैसे होता है। किसी भी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ब्रेन डिसफंक्शन या प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल होता है, यानी कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है जैसे जेनेटिक है, सोशल है, इनकी वजह से ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है और जो केमिकल है ट्रांसफर है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन है, सीरोटोनिन लेवल है, एपिनेफ्रिन लेवल है, उनमें डिस्टर्बेंस होता है और उसकी वजह से हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, इम्प्रॉपर बिहेवियर होने लगता है। और इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ नॉर्मल पर्सन ही अपन स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। ये तो इसकी थी साइकोपैथोलॉजी। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके थॉट एंड स्पीच में इम्पेयरमेंट हो सकता है, इसको जो परसेप्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को उसमें कुछ इम्पेयरमेंट हो सकता है, इसकी अफेक्ट में इम्पेयरमेंट हो सकता है, इसके मोटर बिहेवियर में इम्पेयरमेंट हो सकता है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम भी हो सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ थॉट एंड स्पीच। थॉट एंड स्पीच में कैसे कि इसकी थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है ऑटिस्टिक हो सकती है, यानी इसमें इमेजिनेशन कम हो सकता है, ये रियलिटी से ये
अलग हो सकता है। थॉट ब्लॉकिंग यानी इसका थॉट ब्लॉक हो सकते हैं। नियोलॉजिज्म यानी कुछ नई चीज़ों, नए शब्द जो इलॉजिकल चीज़ें होती है, इलॉजिकल नए शब्द बनाने लगता है, खुद चीज़ें सोचने लगता है, वो हो सकता है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, इसमें स्पीच की पॉवर्टी हो सकती है। इक्वलेलिया, शब्दों का मतलब शब्दों को बार बार बोलना है, रिपीट करना है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। वर्बी जनरेशन हो सकता है। अब परसेप्शन मतलब अपने सेंसरी सिस्टम द्वारा कुछ चीज़ों को परसीव करना, वही चीज़ें, उनमें इम्पेयरमेंट हो सकता है। हेलुसिनेशन हो सकता है, और हेलुसिनेशन में मोस्ट ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, विजुअल भी हो सकता है। टेक्टाइल यानी टच से रिलेटेड भी हो सकता है। गस्टेटरी यानी स्वाद से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, ऐसी चीज़ों। ऑल्फैक्टरी, सूंघना, इनसे रिलेटेड हेलुसिनेशन हो सकता है। अब आता है अफेक्ट यानी अपैथी हो सकती है, इसमें इमोशनल ब्लंटिंग हो सकती है। एनहेडोनिया, ऐसी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं। अब इसका मोटर बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। अब मोटर बिहेवियर में जैसे केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया था, उसमें साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज भी हो रही थी, डिक्रीज भी हो रही थी, वो वैसी चीज़ें मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है डिक्रीज। साइकोमोटर एक्टिविटी हो सकती है। मैनरिज्म, कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करना। स्टीरियोटाइप, पुअर ग्रूमिंग मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं करना, ऐसी चीज़ें, पुअर ग्रूमिंग, ऐसी चीज़ें अगर कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक इसके हो सकते हैं। अब आता है इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम में अपन देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम के बारे में। इसके पॉजिटिव सिम्टम क्या होते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर और एक्सपीरियंस रेदर देन लैक ऑफ नॉर्मल, यानी नॉर्मल के अलावा भी अगर इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर या एक्सपीरियंस किस पर्सन में प्रेजेंट है तो उसके पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं। इसमें पॉजिटिव सिम्टम कौन कौन से होंगे? हेलुसिनेशन हो सकता है, डेल्यूजन हो सकता है, बिजारे बिहेवियर हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, एजिटेशन यानी मोटर रेस्टलेसनेस हो सकती है, वायलेंस हो सकती है, परसिक्यूटरी बिहेवियर भी हो सकता है, या कन्फ्यूजन हो सकता है। दूसरा आता है इसके नेगेटिव सिम्टम, यानी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के नेगेटिव सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं कि नॉर्मल फंक्शन तो जिसमें एब्सेंट होगा, क्या कि किसी में अगर नॉर्मल फंक्शन जो है वो अगर एब्सेंट है तो वो नेगेटिव सिम्टम में आते हैं। अब ये कौन कौन से सिम्टम होते हैं? फ्लैट इफेक्ट हो सकता है, यानी इमोशन एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ब्लंट इफेक्ट हो सकता है, अनेबल टू शो इमोशन। एलोजिया हो सकता है, लेस स्पीक यानी कम बोलता है वो, जितना उससे पूछा जाए उन चीज़ों का सिर्फ जवाब देता है। अटेंशन इम्पेयरमेंट हो सकता है। एपैथी हो सकता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट न ले रहा हो। एनहेडोनिया हो सकता है, लेक ऑफ प्लेजर हो सकता है। एसोशियलिटी भी हो सकता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में कि भाई इसकी साइकोफार्मेकोलॉजी क्या होती है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है, कौन सी थेरेपी दी जाती है, और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में, इसका मैनेजमेंट क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी के बारे में कि भाई इसके साइकोफार्मेकोलॉजी क्या होती है। मेनली इसमें क्या होता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें भी हेलोपेरिडोल को 5 से 100 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। और दूसरी आती है क्लोरप्रोमाजिन 300 to 1500 मिलीग्राम पर डे। फिर होती है क्लोजापाइन 25 से 450 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दी जाती है। ये तो इसकी मेन जो ड्रग है वो दी जाती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया में दी जाती हैं। अब दूसरी चीज़ आती है इसके मैनेजमेंट में, ईसीटी भी अपन दे सकते हैं। ईसीटी केटाटोनिक स्टोपर में, अनकंट्रोल केटाटोनिक एक्साइटमेंट में, या सीवियर साइड इफेक्ट विद ड्रग्स, इन कंडीशन में अपन ईसीटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में ग्रुप थेरेपी अपन दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी देते हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी अपन यूज़ करते हैं, फैमिली थेरेपी या मिलियो थेरेपी का अपन भी स्किज़ोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं। अब आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में इसका सबसे पहले तो असेसमेंट ही करते हैं कि भाई इसका हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ऐसी चीज़ें अपन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, उसका थॉट इम्पेयरमेंट है कि नहीं, वो चीज़ें अपन असेस करते हैं। फिर आता है इसका डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस से रिलेटेड अपन क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। डायग्नोसिस अगर अपन डायग्नोसिस में क्या क्या देखते हैं, अल्ट्रेशन इन थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू ट्रस्ट, यानी स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट होता है उसको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, इससे उसका थॉट प्रोसेस मतलब बिगड़ जाता है। इससे रिलेटेड अपन उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सेंसरी परसेप्शन अल्ट्रेशन हो जाता है, मतलब उसका सेंस जो परसेप्शन सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, वो बिगड़ जाता है। उससे रिलेटेड अपन नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उसमें।
और फिर आता है तीसरे नंबर पोटेंशियल फॉर वायलेंस, मतलब वायलेंस यानी वो खुद के लिए या दूसरों के लिए भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को भी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उससे रिलेटेड अपन ट्रीटमेंट करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। फिर आता है 4 नंबर पे सोशल आइसोलेशन, यानी खुद वो पेशेंट है क्या सोशली आइसोलेट होने लगता है, इससे रिलेटेड अपन उसको नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इम्पेयर वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, इससे रिलेटेड हम उसको नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। सेल्फ केयर डेफिशिएंट, यानी खुद की चीज़ों को लेके वो इतना मैनेज नहीं होता, जैसे ग्रूमिंग हो गया, हाइजीन मेंटेन करना, इन चीज़ों से रिलेटेड भी अपन उसको नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में हमने मेनली क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। और जनरली ये भी पढ़ा कि साइकेट्रिक टर्म, मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, साइकेट्रिक नर्सिंग, ये क्या होता है।